अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ टाइम सीरीज। हमने सेकुलर ट्रेंड को देख लिया, उसके फोर जो मेथड थे हमने वो सीख लिए। नेक्स्ट हम आगे थे सीजनल वेरिएशन पे। सीजनल वेरिएशन के भी हमने फोर मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है साइक्लिकल वेरिएशन। इसको कैसे मेजर करते हैं हमने इसका देखना है। एनालाइजिंग द साइक्लिकल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन को कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। The cyclical variations can be measured by first moving the trend and seasonal component by division and then averaging out irregular variations. अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले साइक्लिकल वेरिएशन में बेसिकली समराइज हो जाता है आपका सारा चैप्टर। आपने ट्रेंड फाइंड करना होगा, आपको डाटा गिवन होगा तो आपने इसमें सबसे पहले ट्रेंड जो है ट्रेंड के मेथड से कोई भी जो मेथड अडॉप्ट करके ट्रेंड फाइंड करना होगा। सेकंड में आपने जो है बेसिकली सीजनल कंपोनेंट फाइंड कर लेना है। बाद में थर्ड पे जाके डिवीजन करके उनकी एवरेजिंग करके फिर आपने जो है रेगुलर और ये फाइंड करके लास्ट में आपके पास जस्ट साइक्लिकल वेरिएशन रह जाएगा। आपने मूविंग एवरेज यूज़ करके रेगुलर को भी रिमूव कर देना है। The simplest method of obtaining cyclical movement is called residual method. This method consists of removing the effect of trend, seasonal and irregular components from the observed time series data in any order. ठीक है, any order आपका ये भी हो सकता है ऑर्डर कि आप सबसे पहले इरेगुलर करें, कोई कुछ मतलब बोल सकते हैं कुछ लोग इरेगुलर को रिमूव करें सबसे पहले, फिर जो है उसके बाद ट्रेंड को सीजनल को अपनी 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 मर्जी है, लेकिन हम करेंगे सबसे पहले ट्रेंड सीजनल और उसके बाद हम लास्ट में जाके रेगुलर को उसमें से रिमूव करेंगे। अगर आपके पास मॉडल होगा मल्टीप्लिकेटिव, अगर आपके पास मॉडल होगा एडिटिव तो फिर आपने उसको जो सब्ट्रैक्ट करनी होगी ये चीज़ें। अच्छा ये उन्होंने बता दिया फर्स्ट प्रोसीजर में आपने डीसीजनलाइज डाटा करना होता है। उसके बाद आपने सेकंड में अगर जो है डीसीजनलाइज डाटा जब ट्रेंड या फिर जैसे आप ट्रेंड को डिट्रेंडिंग कर देते हैं मतलब ट्रेंड को निकाल देते हैं, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया कि सबसे पहले ओरिजिनल डाटा था उसमें से सीजनल वेरिएशन को रिमूव कर दिया तो टी सी आई रह गया। अब इसमें से आपने फर्दर टी को डिवाइड कर दिया तो आपके पास सी आई रह जाएगा यानी कि साइक्लिकल और इरेगुलर रह जाएगा। उन्होंने तीन प्रोसीजर बता दिए, आप चाहे जो मर्जी अडॉप्ट करें, फर्स्ट वाला करें, सेकंड वाला करें या थर्ड वाला करें, ठीक है। हम जो है बेसिकली हम देखते हैं कि हमने कौन सा वाला यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो है हमारे पास डाटा है 13.3 एग्जाम्पल है। कंप्यूट द साइक्लिकल रिलेटिव फॉर द डाटा इन एग्जाम्पल 13.1। 13.1 जो आपका एग्जाम्पल थी उसी का डाटा लेना है। सबसे पहले आपने क्वार्टर्स को लिख लिया, वाई वैल्यूज यानी कि रीजनल वैल्यूज, ऑब्जर्व वैल्यूज को लिख लिया, इसमें टी एस सी आई होता है। अब हमने देखने में कौन सा हमने प्रोसीजर यूज़ करना, आप अपनी अपनी मर्जी, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड दो मर्जी प्रोसीजर यूज़ करें। हम सबसे पहले जो है ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं कि आपकी ट्रेंड वैल्यूज जो है पेज नंबर 489 पे आपने कैलकुलेट की हुई है। और सीजनल इंडेक्स भी आपने जो है सीजनल इंडिसेस वाला जो चैप्टर मतलब पार्ट था उसमें आपने पेज नंबर 495 पे जो था उससे किया हुआ है। अभी मैं आपको बैक पे लेके जाके दिखा देती हूँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रेंड को 78.2 83.7 ये कैसे वैल्यूज आई हैं। पेज नंबर 489 पे आ जाए, ये पेज नंबर 89 है। इससे इस क्वेश्चन को हमने पहले भी उसमें यूज़ किया था ये पार्ट, तो आप ध्यान से देख लें। इसमें आपके पास ईयर्स है, कोडिंग आपने खुद कोडिंग कर ली, वाई आपके पास वैल्यूज गिवन है 13.1 एग्जाम्पल बेसिकली ये चल रही है, ये ओरिजिनल डाटा है जिसकी कोडिंग कर ली। और जो है लीस्ट के रिग्रेशन लाइन फिट करने के लिए ट्रेंड वैल्यूज के लिए आपने लीस्ट की रिग्रेशन लाइन फिट कर ली और उससे ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर ली, ठीक है। ये आपके पास ट्रेंड वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए 78.2 83.7 ये सारी वैल्यूज आपको वहाँ पे गिवन थी। जो है हम 500 पेज पे हम जो साइक्लिकल जो वेरिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें। अच्छा जी नेक्स्ट हमने सीजनल जो है इंडेक्स देखना है, वो भी उसमें उन्होंने कैलकुलेट करके दिया हुआ, लेकिन हमें जब क्वेश्चन आएगा ओरिजिनल तो हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, ठीक है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको ये ट्रेंड वैल्यूज और सीजनल इंडेक्स गिवन हो तो आपने बाकी सारा प्रोसीजर करना होगा, और अगर नहीं गिवन तो आपने ट्रेंड वैल्यूज भी खुद फाइंड करनी है और सीजनल इंडेक्सेस वाला कॉलम भी करना है। फिर उसके बाद आपको जाके जो है प्रैक्टिकल आप कैलकुलेट करेंगे। 495 पेज पे है, ये देखिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें ज़्यादा फिजिबल लगा है तो हमने ये वैल्यूज मतलब आपकी जो बुक वालों ने ये अडोप्ट किया है रेशियो टू ट्रेंड। अच्छा ये भी उन्होंने रेशियो टू ट्रेंड ही किया है, यानी कि पहले उन्होंने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड कर ली, फिर रेशियो टू ट्रेंड मेथड के थ्रू जो है आपके पास सीजनल इंडेक्सेस आए हुए थे उन्होंने उनको यूज़ कर लिया वहाँ पे। अभी देखें यहाँ पे सिर्फ 4 सीजनल इंडेक्स आ रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर के अगेंस्ट ये, सेकंड के ये, थर्ड के ये, फोर्थ के ये 4 वैल्यूज आ रही हैं आपके पास।
अब आप कहेंगे कि वहाँ पे जाकर तो पूरा कॉलम है, वो कैसे लिखा हुआ है? ठीक है, ये 81.15 114 और 77। अब आप ये वैल्यूज देख लें एक बार। नेक्स्ट हम जाते हैं पेज नंबर 500 पे। अच्छा जी, ये आ गया हमारा पेज नंबर 500। यहाँ पे देखिए सीजन इंडेक्स में आपको 81.15 114 जो चारों वैल्यूज वहाँ पे गिवन थी वो यहाँ पे आ गई। आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर्स के लिए फिर दोबारा से वो क्वार्टर्स की रेपिटेशन हो रही है, फिर नेक्स्ट के लिए आपकी दोबारा से वही 4 वैल्यूज की रेपिटेशन हो रही है। ठीक है, इसमें आपके जो 4 वैल्यूज क्वार्टर की आई उनको रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये भी कॉलम आ गया। नेक्स्ट आपका जो ये कॉलम आ रहा है ट्रेंड इनटू सीजनल, आपने जो ये ट्रेंड वाला कॉलम है और ये सीजनल वाले कॉलम आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, काफ़ी उसको डिवाइड किया 100 से तो ये आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, सीजनल इंटू ट्रेंड इंटू सीजनल डिवाइडेड बाई 100, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इस तरह से आपने ये वाला भी फाइंड कर लेना। नेक्स्ट उन्होंने कह दिया, अब आपने जो ये देखिए इसमें से टी एस जो है बेसिकली आपके पास आ गया। ये ओरिजिनल डाटा में से अगर आप टी एस से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वैल्यूज तो सी आई रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, ये देखें सबसे पहले तो आपने जो है ट्रेंड को और सीजनल को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया टी एस। अब आपने साइक्लिकल वाले कॉलम में क्या करना है, आपके पास जो आया हुआ है ओरिजिनल वैल्यूज है वाई वैल्यूज जिसमें टी एस सी आई तीनों चीज़ें थी, उसको आपने जो है टी एस से ये वाला कॉलम जो है फिफ्थ कॉलम से डिवाइड कर देना है। ये आपकी जो टी एस सी आई है यहाँ पे उसको डिवाइड कर दिया आपने टी एस वाले कॉलम से, तो आपके पास ये मल्टीप्लाई बाय आप 100 करते गए तो आपके पास ये इरेगुलर जो है साइक्लिकल इरेगुलर परसेंटेजेस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास साइक्लिकल तो आ गया साथ उसके, लेकिन इरेगुलर भी है। ठीक है, अब आपने इरेगुलर को भी रिमूव करना है, यहाँ से साइक्लिकल को बस रखना है। तो इरेगुलर को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे आप 3 क्वार्टर मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे ऑफ सी आई। आपका जो ये सी आई वाला कॉलम आया हुआ है 6 कॉलम, इसका आपने जो है यहाँ से 3 ईयर मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे और बस ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 3 वैल्यूज को ऐड किया, 3 पे डिवाइड किया, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने जो है साइक्लिकल वेरिएशंस को मेजर कर लेना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है तो ठीक है, सबसे पहले आपने ट्रेंड को फाइंड किया, ट्रेंड वाले कॉलम के बाद सीजनल को, इसके बाद ट्रेंड और सीजनल को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाएगा। इस वाले कॉलम को आपने ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आपके पास साइक्लिकल इरेगुलर परसेंटेजेस आ गई, उससे आपने मूविंग एवरेज कैलकुलेट करके साइक्लिकल जस्ट कैलकुलेट कर ली, इरेगुलर आपकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, जब नेक्स्ट आते हैं एनालाइजिंग द फोर्थ, आपका जो है इरेगुलर वेरिएशन को कैसे करेंगे। अब आप देखिए आपने जो मेथड ऊपर पढ़ा है इसमें सारी चीज़ें आपने मतलब ट्रेंड भी मतलब कैलकुलेट कर लिया, सीजनल इंडेक्स भी, साइक्लिकल और इरेगुलर वाला कॉलम आपका ये देखिए यहाँ लास्ट कॉलम तक आ गया आपके पास। ये वाला कॉलम था सी आई, साइक्लिकल और इरेगुलर। अब यहाँ से आपने जस्ट इरेगुलर लेनी है, साइक्लिकल को निकाल देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे साइक्लिकल को कैसे करेंगे, आप देखिए सी आई आपके पास जो कॉलम आते हैं उसको डिवाइड करते जाएंगे सी से, तो आपके पास इरेगुलर मूवमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए आपने किया नहीं कि आपने सी को भी कैलकुलेट कर लिया और सी आई भी आपके पास था। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बस बन जाएगा, आप क्या करेंगे एक्स्ट्रा कॉलम में सी आई वाला जो कॉलम था सी आई को डिवाइड करते गए सी पे, तो आप और मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास जस्ट क्या रह जाएगा आई रह जाएगा, मतलब इरेगुलर वेरिएशंस आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप कॉलम 6 को डिवाइड करेंगे कॉलम 8 पे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास इरेगुलर वेरिएशंस आ जाएंगे। इसी क्वेश्चन पे आप इरेगुलर वेरिएशंस भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ इन्होंने। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, वैसे आप कर लें तो कोई मसला नहीं, आप परसेंटेज में एक्सप्रेस कर लें, आप सिंपल में कर लें, इससे कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद आता है फोरकास्टिंग क्या होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में टर्म बताई थी, एक फोरकास्टिंग होता है और फिर एक प्रिडिक्शन होता है। फोरकास्टिंग हम यूज़ करते हैं वर्ड इसमें टाइम सीरीज में, और प्रिडिक्शन हम मोस्टली यूज़ करते हैं रिग्रेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे फोरकास्टिंग हमने कैसे करी, नेक्स्ट फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में बताना। अब हम ये फोरकास्टिंग तब करते हैं जब हमें पता हो कि प्रीवियस ये पैटर्न था और फ्यूचर में ये पैटर्न हो सकता है।
इससे डिविएट कर सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक इस तरह से हो सकता है। इन टाइम सीरीज एनालिसिस फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टाइम सीरीज वेरिएबल विच इट विल अज्यूम एट सम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू के आप रिस्पेक्ट से कर रहे होते हैं। फोरकास्टिंग इज अ बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द पास्ट पैटर्न एंड द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ठीक है, आप कह सकते हो कि जो पास्ट में बिहेवियर चल रहा था फ्यूचर में भी ये हो सकता है। Forecasting as a simple and elementary technique of short-term forecasting involves the components of trend and seasonal index। अच्छा, इसके बाद आता है यहाँ पे देखें, forecast for a period of 1 year or less may be projecting either the least square equation or obtain the forecast trend values। सेंटर मूविंग एवरेज, obtain forecast of moving average। अब यहाँ से आपने देख लेना है कि मतलब फोरकास्ट पीरियड फोरकास्ट कैसे बता रहे हैं कि आपने पीरियड प्रोजेक्टेड ट्रेंड वैल्यू फाइंड कर लेनी है, मल्टीप्लाई आप सीजनल इंडेक्स करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आपके पास फोरकास्ट आ जाएगी। इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। और आता है फोरकास्टिंग बाय एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। क्या होता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में? ये है कि आपने जो है कोई वेट असाइन कर देना है वैल्यूज को। ठीक है, इसमें आपकी मतलब जो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस हर उसकी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे आप इंडेक्स नंबर में भी आपने वेटेड और अनवेटेड पढ़ा था ना, तो वेटेड वाले में आप वेट असाइन कर देते थे ताकि आपकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस हर उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग उसमें ऐड हो जाए और फिर आपको ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट मिल जाए। इसमें भी यही है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में आपने कोई ना कोई वेट्स असाइन कर देने हैं अपनी वैल्यूज को। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज अ मेथड ऑफ फोरकास्टिंग दैट असाइन पॉसिबल वेट्स टू पास्ट एंड करंट वैल्यूज ओनली। दिस टेक्निक often provides good short-term forecast. Exponential smoothing series yt from the original time series yt is calculated as follows। ठीक है, इन्होंने बता दिया किस तरह से आप ओरिजिनल वैल्यूज को यूज करके जो है ये ट्रेंड जो है हम आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये रीजनल वैल्यूज को यूज करके आप किस तरह से एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कर रहे होते हैं सीरीज की। इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी और जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग होती है डब्ल्यू, उसकी वैल्यू आमतौर पर डब्ल्यू की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू उन्होंने इस तरह से कैलकुलेट कर ली, सेकंड में उन्होंने वेट असाइन कर दिया, फिर वन माइनस डब्ल्यू के सो इस तरह से वो करते गए आपको सीरीज के साथ वेट असाइन करते गए। ठीक है, सीरियल कोरिलेशन क्या होता है? सीरियल कोरिलेशन जो आपने देखी उसके लिए कोरिलेशन तो आपको आता है ना कैलकुलेट करना, आपने रिग्रेशन के चैप्टर में पढ़ा। सीरियल कोरिलेशन में ये होता है कि सीरीज मतलब कोई सीरीज बनी हुई होती है, उसको कैसे करते हैं। इसमें आप ऐसा करते हैं कि आपको डाटा गिवन होता है, एक ही उसका मतलब एक ही वेरिएबल आपको गिवन होता है, आपने उसके साथ उसका लैग कर देना होता है। लैग का मतलब होता है कि आपने उसका ऑर्डर जो है कुछ वैल्यूज मतलब नेक्स्ट अभी जब इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आपने इसका लैग ले लेना होता है 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, मतलब 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर, इसके अकॉर्डिंग आप उसका लैग ले लेंगे और उन दोनों वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज का और जो लैग वैल्यूज है उनका आपको कोरिलेशन फाइंड करना होगा। When analyzing a time series data, there is a possibility of dependence or association between the successive observations. In case successive observations are dependent, one measure of the effect is the simple correlation between the successive observations. Such a correlation is called serial correlation। ठीक है, serial correlation बेसिकली successive observations के दरमियान में अभी देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है आर का y माइनस वाई बार। ठीक है, आपकी ओरिजिनल वैल्यूज थी और साथ उसका मीन लिया हुआ था वाई टी माइनस वाई बार। ये मतलब है कि आपने लैग वन लिया ले लिया ऑर्डर वन का और जो आपके मीन था उससे आपने डिफरेंस ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लेंगे और डिवाइड इसके स्केयर से कर देंगे और मीन आपने क्या लेना है समीशन वाई ओवर एन, यानी कि होल वैल्यू सारी वैल्यूज को ऐड किया एन पे डिवाइड ले लेंगे। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन एट लैग वन। ये लैग वन पे है, मतलब आपने वन मतलब देखिए किया ना टी प्लस वन किया, अगर आप टी प्लस टू करते हैं तो ये लैग टू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए फॉर एग्जाम्पल लैग के कर रहे हैं तो टी प्लस के कर दिया, जितना आप लैग ले होंगे उतना ये यूनिट जो है टी प्लस के मतलब जो भी आपने लेना वो यहाँ पे आ जाएगा लैग साथ। क्वेश्चन में आपको गिवन है 13.1 फॉर एग्जाम्पल 16 सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन और स्टेशनरी टाइम सीरीज और एज फॉलोअर्स। कैलकुलेट R1 द फर्स्ट सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपने फर्स्ट सीरियल कोरिलेशन मतलब फ्लैग वन लेना है, इसका मतलब है आपने तो क्या करेंगे, आपने सबसे पहले तो लैग वन का फॉर्मूला लिख लिया R1 समीशन वाई टी माइनस वाई बार वाई टी प्लस वन माइनस वाई बार ओवर समीशन वाई टी माइनस वाई बार होल स्केयर, और ये मीन है होल डाटा मतलब सारी वैल्यूज को ऐड किया और उसके नंबर पर डिवाइड करके आपके पास मीन आ जाएगा 1। अब ये वाई टी प्लस वन के ये कैसे लेना है, आपने सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यूज को लिख लिया वाई टी प्लस
1 का मतलब है कि आपने देखिए फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर दिया, आप लैग 1 का ले रहे हैं और फर्स्ट को स्किप करके 0.8, 1.2, 0.5 सारी वैल्यूज को लिख दिया फर्स्ट वैल्यू को स्किप करके। इस तरह से आप ये करते जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा, अगर आप ये लैग 2 होता तो t+2 हो जाता, आपने 2 वैल्यूज को स्किप कर देना था, बाकी सारी वैल्यूज को लिख देना था। आगे देखते हैं लैग 1 था तो लास्ट वैल्यू स्किप मतलब रह गई है ब्लैंक। अगर 2 लैग होता तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हो जाती, 3 होता तो 3 रह गई थी, सो इस तरह से जितना लैग होगा उतनी वैल्यूज ब्लैंक रह जाएंगी लास्ट में। अब आपने वाई टी माइनस वाई बार करना है, जो वाई है वाई टी और वाई बार जो आपका प्रीवियस वन आया था उसका आप डिफरेंस लेके ये वाला कॉलम बना लिया। वाई टी +1 माइनस वाई बार आपने जो आपका लैग वाली वैल्यू थी इसका डिफरेंस लिया है वाई बार से, यहाँ पे ये कॉलम आ जाएगा। इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको जो है न्यूमिनेटर वाला चीज़ आ गई है। डिनोमिनेटर के लिए आपने जो है इसका स्केयर करते गए तो ये आपका डिनोमिनेटर का भी आ गया। तक आपने सम किया, फार्मूले में पुट किया और सिंप्लीफाई कर दिया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। Hence the serial correlation of first order between the successive observation is found to be -0.55। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज से सारे कंप्लीट कर लेने हैं। 13.9 में आपने जो है बेसिकली साइक्लिकल और इरेगुलर रेशंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपके पास ये डाटा गिवन है, डाटा ये आपके पास ईयर्स है, ये उसके बाद इसके जो है मंथ गिवन है, तो आपने ठीक है साइक्लिकल वेरिएशन बाकी सारे जो क्वेश्चन करने हैं वो कर लेने हैं। अच्छा, इसके बाद आपका ये डाटा है, इसमें आपने सीरियल कोरिलेशन करना है, ठीक है, वैल्यूज है, आपने स्कैटर प्लॉट बनाना है पेयर्स का। उन्होंने बता दिया लैग 1 वाई टी और वाई टी प्लस इसके मतलब लैग 1 लेना है आपने, पहले लैग 1 ले लेंगे, फिर दोनों वैल्यूज का आप स्कैटर प्लॉट बना लेंगे। कैलकुलेट फर्स्ट सीरियल कोरिलेशन R1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन लैग 1 और लैग 2 के जो है ऑटो कोरिलेशन फाइंड कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया है, यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड मतलब अभी जो चैप्टर में और चीज़ें इस चैप्टर में नहीं थी वो मैं आपको नोट्स के थ्रू करवा दूँगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिएगा।